हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग पार्ट थर्ड को डिस्कस करेंगे जो कि मनी एंड क्रेडिट का है। ये लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके बाद जो होगा वो एक तरीके से हम लोग इंग्लिश को स्टार्ट करेंगे जो कि द प्रपोजल से हो सकता है। द प्रपोजल स्टार्ट करें, जो बड़े बड़े हैं, जो कहानी या फिर कुछ भी है तो उसको हम लोग डिस्कस जो है करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मनी एंड क्रेडिट में हमने अभी तक देखा था क्या क्या भाई कि मनी होता क्या है। उसके बाद हमने जाना था, क्या जाना था भाई कि मनी का फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हमने दो केसेस के बारे में डिस्कस करा था। एक फॉर्मल केस कि किस तरीके से फॉर्मल सेक्टर से अगर कोई लोन लेता है तब अपने बिजनेस को या अपनी कमाई को कैसे बढ़ा सकता है, और अगर कोई मनी लेंडर के थ्रू अगर लेता है तो एक तरीके से मतलब वो कौन सा सेक्टर है, इनफॉर्मल। मतलब इनफॉर्मल से कितना घाटा होता है। ठीक है, घाटा इन द सेंस कि घाटा नहीं होता है अगर आप उसको सही तरीके से चीजों को इंटरप्रेट करो, लेकिन अगर वो ऐसा लेंडर है जो कि आपको जो चीजों को बेचने में मजबूर कर दे रहा है तो एक तरीके से वो गलत है कि नहीं। तो वो चीजें है एक तरीके से रोकने वाली। अभी हाल ही में बिहार में ये बात बोला गया कि आप जो भी पर्टिकुलर एक कोई इंसान है वो अपना पैसा इंटरेस्ट पर नहीं लगा सकता। अगर लगाते हुए पाया जाएगा तो एक तरीके से उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन वो इंटरनली होता है। ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि एक तरीके से फॉर्मली हो, लेकिन इंटरनली इनफॉर्मल तरीके से पैसे लिए और दिए जाते हैं रिलेटिव्स के थ्रू, या फिर अपने आस पड़ोस में आप चीजों को बांटते ही हो। जैसे मान लो अचानक से किसी की जरूरत पड़ गया, आप भाई 2% इंटरेस्ट दे देना मेरे को, 1 लाख रुपया भी दे रहा हूँ तुम्हें, तो होता है जेन्युइनली। ठीक है, तो ये चीजें होती रहती है भाई, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आते हैं कि फॉर्मल सेक्टर्स क्रेडिट इन इंडिया, कि हमारे देश में जो फॉर्मल सेक्टर्स का जो क्रेडिट है, क्रेडिट का मतलब प्रोवाइडर लोन, जो लोन देता है वो एक तरीके से कौन कौन है और किस तरीके से लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो पहला बोला जाए, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज अ क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। पहली बात तो ये समझना है कि अगर क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब लोन, अगर लोन सस्ता और अफोर्डेबल मिलने लगे तो एक देश बहुत शानदार तरीके से ग्रो करने लगता है। मतलब समझो कि पहले मान लो कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कोई लोन मिल रहा था, ठीक है, अब उसी लोन को एक तरीके से सस्ता कर दिया गया, सस्ता इन द सेंस 5% से 7% तक में कर दिया गया। एक तो ये तो इंटरेस्ट कम लग रहा है। दूसरा है कि भाई आप आसानी से बैंक में कुछ थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हो और वहां से आप लोन ले सकते हो, तो अफोर्डेबल भी बना दिए हम लोग, है कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि आप समझकर चल सकते हैं। फॉर्मल सेक्टर लोन में दीज आर लोन्स फ्रॉम अ बैंक, जनरली बैंक और कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज होते हैं वहां से एक तरीके से लिया जाता है। ठीक है, ये ग्रामीण बैंक बोल सकते हो, वो बैंक के अंदर ही आ गया, है कि नहीं। तो अगर आप लोन बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ले रहे हो, इसका मतलब वो कौन सा सेक्टर ऑफ लोन है, फॉर्मल सेक्टर लोन है। पहली बात तो ये। दूसरा बात क्या है, जो ये बैंक है, अब ये बैंक आपके साथ मनमानी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बैंक का मन नहीं चलता। मन किसका चलता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। मतलब हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है, हमारे देश का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है भाई? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके गवर्नर अभी कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखना कि अभी जो प्रेजेंटली गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ओवरसीज क्या बोल रहा? ओवरसी एंड ऑपरेट द फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन, कि जितने भी सारे लोन बांटे जाते हैं उनको चेक एंड बैलेंस कौन करता है? आरबीआई। जैसे हमारे देश में जितने भी संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है, वो चेंज तो करता है पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा, लेकिन उसको चेक एंड बैलेंस कौन करता है कि वो सही है या गलत है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। हाँ, ठीक है, कानून यहाँ एक तरीके से आरबीआई करती है लोन्स वगैरह को। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डिटेल्स टू द आरबीआई अबाउट देयर लेंडिंग एक्टिविटी इंक्लूडिंग द अमाउंट लेंड, रेसिपिएंट्स एंड इंटरेस्ट रेट। आरबीआई को मतलब हर एक डेटा जो है वो पहुंचाना पड़ता है बैंकों को। मतलब कितना पैसा, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए, कितना कितना कहाँ कहाँ दे रहे हो, प्राइमरी सेक्टर में कितना दे रहे हो, सेकेंडरी सेक्टर में कितना दे रहे हो, टर्सरी सेक्टर में कितना दे रहे हो। तो ये सब सारी इंफॉर्मेशन जो है आरबीआई तक पहुंचाना पड़ता है। किसको? बैंकों को। एक बात समझ में आ गया? ये समझ में आ गया फॉर्मल इनफॉर्मल। देखो इनफॉर्मल में क्या है भाई, लोन्स इनकम फ्रॉम द वेरियस सोर्स लाइक अ मनी लेंडर या फिर ट्रेडर्स या फिर एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। एम्प्लॉयर्स का मतलब जो आपको काम दे रहा है, आप किसी के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो एक तरीके से अगर आप जो है उनसे उधार पैसा ले रहे हैं तो एक तरीके से उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ द लोन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये समझ के चलना है जो कि इंपॉर्टेंट है।
क्लियर। आगे देखो भाई, नो ओवरसीइंग बॉडी, इसके ऊपर कोई देख रेख करने वाला बॉडी है क्या? नहीं ना। आप रिलेटिव से लिए, आप अपने जहाँ काम कर रहे हो उनसे आप लिए हो, या फिर आप कोई मनी लेंडर से लिए हो, कोई माई बाप नहीं है बीच में। वहां माई बाप था, सबका बाप कौन है? आरबीआई। यहाँ पर कोई उसके किसी का एक पिताजी नहीं, सब अपने आप में ही पिताजी है कि नहीं? ये माता जी है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम रिजॉर्टिंग द अनफेयर टैक्टिक्स टू रिट्रीव देयर मनी। वो एक भी, मतलब अगर मान लो कि देखते ना कि गुंडा से अगर पैसे लिए तुम उधार में, तो फिल्मों में गुंडा पीछे पड़ जाता है, फिर आपकी जमीन को हथिया लेता है, पुराने जमाने में तो वो सच था। आज भी बहुत जगह ऐसे चीजें जो है होती हैं। पहले उनको छोटे छोटे किसानों को वो उधार देके और उनकी जमीन को हड़पते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये एक तरीके से गलत टेक्निक है और ये कभी भी डेवलपमेंट नहीं कर सकता है, कोई भी इकोनॉमी को डेवलप नहीं कर सकता। तो अगर जो आरबीआई या फिर जो बैंक है या फिर जो गवर्नमेंट है, अगर उसको अफोर्डेबल बना दे बैंक, आरबीआई या गवर्नमेंट, कि भाई आप लोन जो है वो बैंक के थ्रू लें, तो एक तरीके से क्या होगा, एक तो भाई बैंक में ही पैसा घूमेगा, और बैंक वाला पैसा अगर आप अफोर्डेबल बना रहे हैं तो वो लोग जो है थोड़ा बहुत तो चुकाएगा ही ना। 100 लोगों को आपने दिया तो 2 लोग या 3 लोग डिफॉल्ट होंगे, बाकी सारे लोग तो चुका रहे हैं। लेकिन एक जगह मान लो कि आपने कंपनी को 50,000 करोड़ दिया, भाग गया विजय माल्या, क्या कर लिया आप? सरकार सिर्फ झुंझुना बजाते रहती है फिर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम छोटे छोटे लोगों को जब तक लोन अफोर्डेबल नहीं बनाएंगे तब तक हमारा कंट्री में जो डेवलपमेंट है वो एक तरीके से अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, जो कि एक तरीके से बहुत ही गलत हो सकता है आगे आने वाले समय में। अब देखो, रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जो क्रेडिट का सुपरविजन करता है, सुपरविजन का मतलब जो नजर रखता है सारे मतलब काम करने के तरीके या लोन देने के तरीके में, किसको? बैंकों के काम करने के तरीकों में। तो सबसे पहला सुपरविजन ऑफ फॉर्मल सोर्स, सबसे पहला काम क्या करता है कि सुपरवाइज करता है, देख रेख करता है, और कभी भी वो एक तरीके से उनसे कोई भी डेटा मंगवा सकता है आरबीआई, जिसके वजह से जो बैंक होते हैं वो एक तरीके से लोन जो है वो उसी तरीके से देते हैं जिस तरीके का गाइडलाइन आरबीआई का होता है। वो अपने गाइडलाइन के अनुसार लोन्स वगैरह नहीं बांट सकते हैं, अगर बांटे जाएंगे तो उन पर पेनल्टी लगता है। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इट इंश्योर्स दैट, इसमें बैंक जो है वो मिनिमम कैश भी रखता है, मैंने बताया था ना, मिनिमम कैश अपने पास भी रखता है, उसको एसएलआर बोलते हैं, और जो आरबीआई के पास रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीआरआर। ठीक है, ये जनरल सा टर्म सीआरआर। ठीक है, एंड प्रोवाइड्स अ लोन ओनली टू अ प्रॉफिटेबल बिजनेस बट also to the a small cultivator, a small scale industry and other small borrowers। मतलब ऐसा नहीं जरूरी है कि आप, अगर मान लो कोई बैंक ऐसा है जो सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति को लोन दे रहा है, तो एक तरीके से उसको आरबीआई बोले कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ लोन दे रहा है तू? लोन सब में बांटो इक्वल तरीके से। अगर वो कल जाके बिजनेस वो डूब गया तो तुम्हारा पैसा सारा डूब गया ना भाई। लेकिन अगर आप कुछ स्मॉल कल्टीवेटर्स को पैसा दिए हो, कुछ आप बड़े बिजनेस को पैसा लोन के रूप में दे रखे हो, कोई जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को दे रखे हो, ठीक है, तो एक तरीके से आपका पैसा बटा हुआ, तो एक समय हर एक सेक्टर नहीं डूबता है, कोई एक सेक्टर या 2 सेक्टर डैमेज होगा, लेकिन एक सेक्टर तो बचा रहेगा, कुछ तो पैसा आपके पास रहेगा, आप डिफॉल्ट तो नहीं होंगे पूरा। ठीक है। दूसरा, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, बैंक्स आर रिक्वायर्ड पीरियोडिकली रिपोर्ट टू द आरबीआई। बैंकों को रिपोर्ट करना होता है किसको? आरबीआई को, कि पीरियोडिकली 6 महीने, 3 महीना, 4 महीने में, जिस तरीके से आरबीआई ने उसको बोल रखा है। ठीक है, कि कितना एक तरीके से आप पैसा लोन में बांट रहे हैं, कहाँ बांट रहे हैं, कौन रिसिपिएंट्स है, किस तरीके से, पूरा डेटा जाना चाहिए भाई आरबीआई के पास। ठीक है। उसके बाद देखो, लैक ऑफ सुपरविजन इन द इनफॉर्मल सेक्टर, और भी क्या है भाई कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें एक तरीके से सुपरविजन की कमी है, जिसके वजह से आरबीआई वहां सुपरवाइज तो करती नहीं है। तो आरबीआई को कुछ ऐसा सिस्टम लाना चाहिए ताकि जो इनफॉर्मल सेक्टर के लोग हैं वो एक तरीके से फॉर्मल सेक्टर में जुड़ सके, ताकि और भी जो आरबीआई का सुपरविजन है वो बढ़ाया जा सके भाई, है कि नहीं? तो ये एक तरीके से दिक्कत है। 4 है इम्पैक्ट ऑफ द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनफॉर्मल जो लेंडर्स है वो सिग्निफिकेंटली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, क्या? हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि इकोनॉमी के लिए बढ़िया बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, जिसके वजह से बोरोवर के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है। फाइनेंशियल बर्डन मतलब पैसों का दबाव ज्यादा बढ़ता है। नीड मोर फॉर्मल लेंडिंग। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा आरबीआई को क्या करना चाहिए? आरबीआई को ये दिशा निर्देश देना चाहिए, किसको? बैंकों को, कि एक तरीके से आप ज्यादा लोन वगैरह बांटें, और ताकि जो लोग हैं, अवेयरनेस फैलाने के बारे में बात है, लोग अवेयर भी नहीं है चीजों को लेकर, तो उनके बारे में मतलब क्या
कि टू मिटिगेट दिस इशूज इट इज एसेंशियल फॉर द बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू इंक्रीज देयर लेंडिंग, ताकि वो जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर्स जो लोन बांट रहे हैं वो एक तरीके से कम हो पाए। फॉर्मल सेक्टर को बढ़ाकर ही एक तरीके से आप इनफॉर्मल सेक्टर को कम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। आगे अगर देखा जाए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट, कौन ज्यादा पाता है कौन कम पाता है। इसका मतलब इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज रिचर हाउस होल्ड रिलाई मेनली ऑन द फॉर्मल क्रेडिट। अगर देखो जो अमीर घराने के लोग होते हैं या जो अमीर सच में बनते हैं वो मनी लेंडर से धीरे धीरे पैसा अगर लेते भी हैं तो कम करते हैं और ज्यादातर वो बैंक से लेन देन करते हैं। लेकिन while the poorer household depends more on the informal lender, क्योंकि गरीब आदमी को जो पैसा है बैंक से नहीं मिलता। आजकल आसान हो गया है, आराम से आप बैंक से ले सकते हैं अगर आपकी क्रेडिबिलिटी सही है तो। इसका मतलब क्या है कि आपको इनफॉर्मल लेंडर्स पर रिलाय होना होता है अगर आप एक पुअर हाउस होल्ड है, क्योंकि आपके पास उतना संपत्ति भी नहीं, डॉक्यूमेंट है, जिसके वजह से आप बैंक जाने से डरते हैं। समझ में आ गया। और जिसके वजह से जो पुअरर हाउस होल्ड के थ्रू जो है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो अर्बन एरियाज में जो रिचर हैं या रूरल एरियाज में वो एक तरीके से लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हायर लोग हैं, जो हायर रिच लोग हैं, वो 10 लाख रुपए बैंक से उठा लिया 2% पे, और इधर 1-1 लाख रुपए 10 आदमी को दे दिया वो 10% पे। काम हो गया ना उसका, बीच का पैसा ही खा रहा है वो, उसी का पैसा बैंक को भी दे रहा है और बीच का पैसा वो खा रहा है 5%। समझ रहे हो। ये बहुत एक तरीके से किया जाता है खास करके रिच हाउस होल्ड के थ्रू। फॉर्मल क्रेडिट मीट ओनली द हाफ ऑफ द रूरल क्रेडिट नीड्स। अगर देखा जाए जितना, अगर मान लो फॉर्मल क्रेडिट मतलब अगर 50 लाख रुपया अगर डिमांड हो रहा है लोन का, कहाँ पर, रूरल एरियाज में, तो उसमें सिर्फ 25 लाख जो है वो एक तरीके से फॉर्मल सेक्टर के थ्रू जो लिया जाता है, बाकी सारा पैसा इनफॉर्मल सेक्टर के थ्रू लिया जा रहा है, जो कि बहुत ही एक तरीके से यहाँ पर इंप्रूव करने की बात हो रही है। ठीक है, टू एड्रेस दिस इशू बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी टू एक्सपेंड देयर लेंडिंग टू द रूरल एरियाज एंड इंश्योर द फेयरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट टू द पुअरर हाउस होल्ड। की कोऑपरेटिव सोसाइटीज और जो रूरल जो पुअरर हाउस होल्ड है उनको एक तरीके से अपनी रीच बढ़ानी चाहिए, किन तक, पुअरर पीपल तक, ताकि वो लोन आराम से ले सके। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ के चलना है। आगे देखो भाई, अगर देखा जाए डायग्राम के थ्रू कि इंडिया में 2019 में कहाँ कहाँ कितना जो है वो लोन लिया गया। अगर मान लो 100 रुपया का अगर लोन लिया जा रहा है, ठीक है, 100 रुपीज का लोन लिया जा रहा है, तो वो कॉमर्शियल बैंक से, कॉमर्शियल बैंक मतलब क्या, मैंने बताया कि कॉमर्शियल बैंक 3 तरीके के होते हैं भाई। क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक कितने तरीके के, 3 तरीके के कॉमर्शियल बैंक हो गया। 3 तरीके, कौन कौन सा, एक तो हो गया भाई आपको पब्लिक सेक्टर बैंक, है कि नहीं, पब्लिक सेक्टर बैंक। एक हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट, और एक हो गया फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक होता है ना, विदेशी बैंक जो होते हैं, उन तीनों को मिलाकर किस क्या बोलते हैं हम लोग, कमर्शियल बैंक। और अगर कमर्शियल बैंक बोला जाए, 2019 का डेटा है, विदेशी यही होता है जो इसमें होता है, बस वो विदेश का। मान लो कि कोई अमेरिका का बैंक है, जैसे एसबीआई है, एसबीआई लंदन में भी है, तो लंदन के लिए वो फॉरेन बैंक है। सेम उसी तरीके से लंदन का कोई बैंक जो है हमारे देश में अगर है तो एक तरीके से वो फॉरेन बैंक हो गया। तो वो सब सारा भी कमर्शियल बैंक के अंदर ही आते हैं। मतलब हाँ हाँ, वहाँ आप खाता होता सब खुलवा सकते हो, वो एक तरीके इंडिया में तो है, समझ रहे हो, बट वो फॉरेन रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अपने हिसाब से चल रहा है, लेकिन यहाँ आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चल रहा है, वहाँ अपने हिसाब से, यहाँ पर आरबीआई के हिसाब से। तो कमर्शियल, देखो बैंक कुछ नहीं तो बिजनेस ही तो है। बैंक प्राइवेट जो बैंक है या फिर जो फॉरेन जो बैंक है वो तो बिजनेस ही तो है, अपना बिजनेस का ब्रांच खोला है यहाँ पर, सिंपल सी बात है। तो 51 रुपीज जो है वो कहाँ से लिया जा रहा है, लोगों को कहाँ से दिया जा रहा है पैसा, या कहाँ से ले रहे हैं वो लोग लोन, कमर्शियल बैंक से। अगर देखा जाए कोऑपरेटिव सोसाइटी से 10%, मतलब टोटल मिला लो तो 61% जो लोन है वो बैंक और रूरल क्रेडिट से, और बाकी जो जितने अदर फॉर्मल सेक्टर से 5%। जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होते हैं भाई। अब ये सब टर्म याद रहना चाहिए थोड़ा सा, ऐसे नहीं काम चलेगा मुस्कुराने से सिर्फ। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो सिर्फ लोन देते हैं, बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं।
चेक बुक, वो सब प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो उनसे एक तरीके से 5% लोन लिया जा रहा है। 1% जो है वो लैंडलॉर्ड से लिया जा रहा है, 23% मनी लेंडर से। देख रहे हो, मनी लेंडर मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति हो गया, पैसा हो गया, वो एक तरीके से उसे उधार ले रहे हैं। ठीक है, साहूकार जिसको बोलते हैं, साहूकारी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ रिलेटिव एंड फ्रेंड से 7% और अदर फॉर्मल से आपको देखने को मिलेगा कितना, 3%। तो अगर 5% यहाँ जोड़ दे तो टोटल 66% जो है वो फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया जा रहा है, 66% फॉर्मल सेक्टर से, और बाकी कितना बच गया भाई, 4 और 3, हाँ या ना, 34% इनफॉर्मल सेक्टर से लोन हमारे देश में लोगों के द्वारा लिया जा रहा है। तो उसको बढ़ाने की जरूरत है, किसको, फॉर्मल सेक्टर को। तो ये डेटा जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि हमारे देश में लोन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के बीच में है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए आगे देखो भाई, नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि लास्ट टॉपिक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है भाई? स्लम एरिया जरूरी है, रूरल एरियाज, 15-20 लोग मिलके एक ग्रुप बनाते हैं। हाँ, जो आपस में ही पैसा इकट्ठा करके आपस में एक दूसरे को, हाँ, जिसको किटी टाइप में, ये कमेटी टाइप में, जिसमें आपस में ही वो लोग एक दूसरे को लोन के रूप में एक तरीके से देते हैं। ठीक है, इन रिसेंट ईयर पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पुअर, जैसे द आइडिया टू ऑर्गेनाइज द रूरल पुअर इन अ पर्टिकुलर वुमेन। ठीक है, देखो ना, वुमेन ज्यादातर वहां पर, पुरुष भी बहुत कम होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में लगभग समय आपको देखने मिलेंगे वो वुमेन का ग्रुप होता है, उसको हेड भी कोई वुमेन करती है। तो एक गांव में मान लो 4 ग्रुप बना दिया, 15-15 वुमेन का ग्रुप। ठीक है, और वहां पर सब लोग अपना जो पैसा महीना महीना वो जमा कर रहे हैं, जिनको नीड है उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, बहुत स्मॉलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर एक तरीके से उनको पैसा लोन के रूप में दिया जा रहा है। तो वही बोला गया, इनटू अ स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड अ पूल टू कलेक्ट देयर सेविंग, ताकि वो अपने सेविंग को बचा सकें। टिपिकली अ सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज अ 15 to 20 मेंबर्स यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड, आसपास पड़ोस में ही, मतलब यार ये मोहल्ले का है तो ये मोहल्ला का हमारा एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गया। ठीक है, यहाँ तक। हु मीट्स एंड सेव रेगुलरली, जो रेगुलरली सेव करते हैं, और जनरली ये 25 रुपया से 100 रुपया ज्यादा भी हो सकता है, 500 रुपये भी हो सकता है, कि महीने का या दिन का भी होता है, दिन का भी नहीं होता जनरली, इसको महीने का, कि महीने का चलो 500 रुपया का। तो मान लो कि समझो कैसे, अब मान लो कि 500 रुपया, अब 20 महिला का ग्रुप है, तो 20 इंटू 500 कितना हो गया भाई, 3 जीरो हो गया, 5 2 10, 10,000 रुपया जमा। अब मान लो कि एक महीने में 10,000 रुपया पैसा जमा हो गया, अगर किसी 20 में से किसी महिला को जरूरत है तो वो 10,000 रुपया ले ली। ठीक है, और लेके एक तरीके से बोली कि भाई अगले महीने तक हम वापस कर देंगे, तो फिर अगले महीने 10,200 रुपये जमा कर दी, तो 200 रुपये इंटरेस्ट आ गया ना उसका, जो कि एक तरीके से जाकर बैंक में जमा होता है। ठीक है, मेंबर कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स, अपने से ही, एंड द ग्रुप चार्ज इंटरेस्ट ऑन दिस लोन बट still less than what the money lender charge. After the year or two, if the group is regular saving, it becomes eligible to avail a loan from a bank. अब सोचो 20 लोगों ने 20 महीने तक पैसा जमा करा, एक महीने में कितना पैसा जमा हो रहा है, 10,000। 10,000 तो 10,000 रुपया हो रहा है, तो 20 महीने में कितना हो गया भाई, 20 महीने में हो गया 2 लाख रुपया हुआ कि नहीं, 5, अब से 2 लाख रुपया हो गया। तो फिर आप एक बार किसी एक महिला को उसमें से, मान लो कि आपको नहीं निकालना, उसमें एक महिला को अचानक से बहुत अर्जेंट हो गया, बीमार हो गया, उसको तबियत, तो सब महिलाओं ने बोला चलो यार इसका घर में दिक्कत है, और गांव की महिलाएं होती भी ऐसे सपोर्टिव है, बहुत कम ही होती है जो थोड़ा सा झगड़ालू टाइप में हो। ठीक है, लेकिन जनरली सपोर्टिव होती है, चलो भाई इसको घर में तकलीफ है तो 50,000 उठाने दो इसको, फिर वो धीरे धीरे करके पैसा, अब पैसा भी ऐसे नहीं है कि आप एक ही बार में देना है आपको, 5,000 रुपये इस महीने वो दे दिए, फिर अगले महीने 5,000 रुपये दे दिए, बाकी अपना 500-500 रुपये वो देते जा रहे हैं, वो ठीक है, चल रहा है वो। तो इससे क्या होगा, आगे चलकर वो लोन भी लिया जा सकता है, बहुत शानदार तरीके से काम होता है। द लोन इज सैंक्शन इन द नेम ऑफ द ग्रुप, और लोन जो होगा वो ग्रुप के नाम पर बैठेगा, मतलब ग्रुप के नाम पर जाएगा। मान लो 50,000 रुपये लोन उठाया और आपस में लोगों ने अपने आप में बांट लिया कि 20 लोग हैं भाई, जितना भी पैसा हो रहा है आपस में बांट लो, फिर अपना अपना देते रहना, ऐसे भी होता है। इसका मतलब क्या है, जिसकी वजह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो सकता है। मान लो वो 20 महिलाएं एक ही साथ 2 लाख रुपए उठा ली एग्जाम्पल के तौर पर, और बहुत महिलाएं कर भी रही है। मैं अपने गांव में खुद ही बोलता हूँ कभी कभी महिलाओं को कि यार आप मान लो कि 5 लाख रुपए आपके पास इकट्ठा हो गया, आप लोग 20 महिला मिलकर कोई बिजनेस शुरू कर दो, गाय का, गाय ले लो 5-6, और साथ में मिलकर दूध अमूल वाले को दो, अब साथ में पैसा कमाओ, साथ में बिजनेस करो।
ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कि देखा जा सकता है। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग ऑफ द लोन एक्टिविटीज टेकन बाय द ग्रुप मेंबर, सारे ग्रुप मेंबर के द्वारा लिया जाता है। एंड ग्रुप डिसाइड एज रिगार्ड एज अ लोन गारंटीड द पर्पस ऑफ अमाउंट, इंटरेस्ट क्या होगा, रिपेमेंट का शेड्यूल कैसे होगा, पैसे पेमेंट कैसे करेंगे हम बाद में चलकर। तो एक तरीके से रिपेमेंट ऑफ लोन भी बहुत शानदार तरीके से यहाँ किया जाता है। बिकॉज ऑफ दिस फीचर्स बैंक्स आर विलिंग टू लेंड द पुअर वुमेन्स व्हेन ऑर्गेनाइज्ड इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप इवन दो दे हैव बिहेव नो कोलेटरल, और जो उसके बदले कोई कोलेटरल भी नहीं होता, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कोलेटरल नहीं चाहिए, लेकिन भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 महिलाओं ने 20 महीने तक जमा किया 2 लाख रुपया, और वो अभी अचानक से बोल रही कि सर मेरे हम लोगों को 2 लाख 3 लाख रुपया 2 या 2.5 लाख रुपया का लोन दे दो, फिर उसके बाद जो होगा वो हम लोग ये बिजनेस शुरू करने वाले हैं, फिर जो पैसा होगा धीरे धीरे आपको लौटा देंगे। दे देता है बैंक, आराम से दे देता है। और इससे क्या हो रहा है कि जो फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर से मनी लेंडर से जो पुअर वुमेन लेती थी लोन, या फिर दिमाग लगाओ कि अचानक से खेती का सीजन आ गया, अचानक से सारी महिलाओं ने पैसा उठाया, खेती लगाया, खेती वेती बेचा, उसके बाद आधा पैसा दे दिया, आधा प्रॉफिट रख लिया, क्या दिक्कत, समझ रहे हो। तो ये सब सारी चीजें एक तरीके से फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर को कम करके फॉर्मल सेक्टर को बढ़ाने का काम किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ओवरकमिंग द कोलेटरल इशू, अगर कोलेटरल इशू को देखा जाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप एसिस्ट अ बॉरोवर फॉर एलिवेटिंग द नीड ऑफ कोलेटरल। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो लोन लेते हैं, इससे अगर ग्रुप से आप लोन ले रहे हो इसका मतलब क्या, कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं है। एंड मेंबर कैन एक्सेस टाइमली लोन फॉर अ वेरियस पर्पस एज अ रीजनेबल इंटरेस्ट, कोई छोटा सा इंटरेस्ट 1-2% रहता है, 2% ज्यादा नहीं रहता है उस पर इंटरेस्ट। एम्पावरिंग रूरल पुअर और क्या सोशल इम्पैक्ट, इससे समाज में क्या है इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। एक ऊपर से क्या है महिलाएं हैं, अब महिलाएं हमारे देश की शुरुआत से ही सेविंग माइंडसेट की रहती हैं। पुरुष तो चलो 200 रुपया खर्च कर दिया, महिलाएं 200 रुपया आएंगे तो वो धीरे धीरे खर्च करेंगे, 10 रुपया 20 रुपया ऐसे करके खर्च करती है। मतलब एक एग्जाम्पल दिया मैंने, तो ये देख सकते हो जिससे एक तरीके से वुमेन को एम्पावर किया सकता है ताकि वो अपना सेल्फ फाइनेंशियल रिलायंस मतलब फाइनेंशियली मजबूत हो पाए, ठीक है। और दूसरा क्या है कि रेगुलर ग्रुप मीटिंग प्लेटफॉर्म डिस्कशन एंड एड्रेसिंग द सोशल इशू, और उसमें ना बीच में बहुत सारे जो सरकारी ऑफिसर भी आते हैं जो इन लोगों को बताते हैं कि हेल्थ कैसे अपना बना के रखना है, न्यूट्रिशन क्या क्या लेना चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस अगर आपके ऊपर हो रहा है, पति आपको मार रहा है या फिर आस पड़ोस के अगर कोई आपको एक तरीके से क्या परेशान कर रहा है तो आप कैसे कंप्लेन कर सकते हो, वो सब सारी चीजें भी। तो इसका मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ पैसे से रिलेटेड है, उसके अलावा भी अदर चीजें वहां पर हम एजुकेट कर सकते हैं वुमेन्स को या पुअरर को, ताकि वो अपने डिसीजन को शानदार तरीके से ले सके। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है मनी एंड क्रेडिट। जो कल से होगा वो हम लोग इंग्लिश को शुरुआत करेंगे, देखते हैं नेल्सन मंडेला करें कि प्रपोजल करें या कुछ भी करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट होगा जो भी स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।